वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी वसंत भाग 1 के 9th चैप्टर को, और चैप्टर का नाम है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम को मूलतः लिखा है सुंदर रामास्वामी ने, जो कि एक तमिलनाडु के लेखक थे, तमिल में लिखते थे। तमिल से इस चैप्टर का जो अनुवाद किया गया है, यानी कि ट्रांसलेट किया गया है इस चैप्टर को, वो किया है सुमति अय्यर ने। तो चलिए, आपके जो इस चैप्टर में, इस बुक में जो चैप्टर है टिकट एल्बम, ये हिंदी में है और हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है? सुमति अय्यर ने। और मूल रूप से यानी कि ओरिजिनली ये जो स्टोरी लिखी गई है, ये लिखी गई है सुंदर रामास्वामी के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदर रामास्वामी के बारे में, उसके बाद हम प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे। तो सुंदर रामास्वामी से जुड़े कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। सुंदर रामास्वामी का जन्म हुआ था 30 मई 1931 को, और उनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। वे एक भारतीय उपन्यासकार और तमिल आधुनिक साहित्य के प्रतिपादक थेजुविया महादेवरा कोइल, कन्याकुमारी जिले, तमिलनाडु से थे। ठीक है। रामास्वामी अपने साहित्यिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी ठाकाजी शिवशंकरा पिल्लई के मलयालम उपन्यास थोटिट्यूड माकन के तमिल में अनुवाद करने से। और अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी यानी कि लघु कहानी उन्होंने जो लिखी थी, उसका नाम था मुथुलुम मुदिवुम। और इस शॉर्ट स्टोरी को उन्होंने पुदिमी पिथन निनिवु मलार में प्रकाशित की थी, जो कि एक पत्रिका का नाम है। ओके। तो क्योंकि ये सारे तमिल वर्ड्स हैं, इसलिए इस तरीके से थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो आराम से आप एक बार वीडियो को ठीक से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सुंदरा रामास्वामी ने अपने बचपन, उनका जो बचपन बीता वो कोट्टायम त्रावणकोर में बिताया था। एक तमिल परिवार से आते हुए उन्होंने जो भाषा बोली वो तमिल ही बोली थी, लेकिन जब वो त्रावणकोर में रहते थे तो उन्होंने केवल मलयालम में पढ़ना और लिखना सीखा। उनके पिता ने 1939 में यानी कि 1939 में नागरकोइल कन्याकुमारी जाने का फ़ैसला किया, यानी कि उन्होंने शिफ्ट करने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वहाँ जारी रखी, लेकिन आमतौर पर उन्हें एक गरीब छात्र माना जाता था। कन्याकुमारी तब भी केरल का हिस्सा था, इसलिए उनकी शिक्षा मलयालम में जारी रही। 20 साल की उम्र में उसने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। ठाकाजी शिवशंकरा पिल्लई के मलयालम उपन्यास तमिल में थोटिट्यूड माकन का अनुवाद और अपनी पहली लघु कहानी मुथुलुम मुदिवुम लिखी। ठीक है। पुंडिमी पिथन निनिवु मलार में प्रकाशित की, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। वह गांधी, पेरियार, श्री अरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस, राम मनोहर लोहिया, JC कुमारप्पा, JJ कृष्णमूर्ति जैसे समकालीन विचारकों के कार्य से वे काफ़ी प्रभावित थे। 1952 में उन्होंने पत्रिका शांति के संपादक कम्युनिस्ट TMC रघुनाथ से मिलने के बाद वो मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रभावित होने लगे। वह विजय भास्करन द्वारा संपादित सरस्वती के संपादकीय मंडल में शामिल हुए, जो कम्युनिस्ट भी थे। उन्होंने 1957 में संपादक M गोविंदन से मुलाकात की और वे दोस्त बन गए। उन्हें 1988 में कुमारन आसन मेमोरियल पुरस्कार मिला, 2001 में द तमिल लिटरेरी गार्डन से इयाल पुरस्कार, 2004 में कथा चूड़ामणि पुरस्कार, 2005 में फुफ्फुसीय फाइब्रोसिस से संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और उस समय वो 74 वर्ष की आयु में थे। तो ये था जीवन परिचय सुंदर रामास्वामी का। बात करते हैं प्रश्न और उत्तर की। तो पहला प्रश्न है, एल्बम पर किसने और क्यों लिखा? इसका असर क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो देखिए, एल्बम का जो पहला पृष्ठ था उस पर नागराजन के मामा ने मोती जैसे अक्षरों में कुछ लिख के भेजा था उसके लिए। AM नागराजन उस पर लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो ये चीज़ें लिखी थी उस एल्बम पे। और ऐसा क्यों लिखा था? ऐसा लिखने के पीछे वजह थी कि कोई इसे चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि ये यूनिक लगेगा ऐसा लिखने से, और अगर कोई चुरा भी ले तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा, है ना। ऐसा करने से इस एल्बम को कोई नहीं चुरा सकेगा, और अगर किसी ने चुराया तो वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसका असर क्या हुआ क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर? अब लड़के लड़की तो होते हैं नकलची, वो जल्दी कॉपी करने लगते हैं। तो क्या हुआ, इससे लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट
कापियों और किताबों में टीप लिया, यानी कि कॉपी कर लिया इस लाइंस को। अगला प्रश्न क्या है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। तो आपको पता है राजप्पा भी शौकिया था, वो एल्बम टिकट कलेक्ट करने का उसको भी शौक था। तो नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा का मन दुखी हो गया और नागराजन के प्रसिद्ध होने के कारण उसके मन में जलन की भावना आ गई, क्योंकि इससे पहले राजप्पा के एल्बम की धूम थी, लेकिन अब नागराजन धीरे धीरे फेमस होने लगा तो जलने लगा राजप्पा, ये असर हुआ उस पर। अगला प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो एल्बम चुराते समय राजप्पा का मन घबरा रहा था, उसका पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसे यह पता था कि वह गलत कर रहा है और ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा। देखिए, जब कभी भी कुछ गलत कार्य करने जाते हैं तो आपको पता होता है आप अगर कि ये गलत है, ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तो आप क्या करते हो, आपके मन में डर समा जाता है और वही दशा होने लगती है जो राजप्पा के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। तो देखिए, राजप्पा को डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले, इसी वजह से क्या किया उसने, टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। अगला प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। तो देखिए, मधुमक्खी को कभी आपने देखा होगा शहद इकट्ठा करते हुए, वो दिन रात लगी रहती है शहद इकट्ठा करने में। ऐसे ही राजप्पा भी टिकट इकट्ठा करने का शौकीन था और वो भी इतनी ही मेहनत करता था। जिस तरह मधुमक्खी धीरे धीरे शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी सुबह से शाम तक सभी दोस्तों के घर के चक्कर काट काट कर एक एक करके सारी टिकटों को एक एल्बम में इकट्ठा करके रखा। दोनों के काम में काफ़ी समानता थी, यानी कि मधुमक्खी जिस तरीके से शहद इकट्ठा करती है और राजप्पा ने जिस तरीके से डाक टिकट टिकट कलेक्ट किया, उनमें काफ़ी समानता थी। इसी कारण लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। अगला प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है। क्या तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। देखिए, जिस तरीके से बच्चे टिकट इकट्ठा करते हैं, बच्चे कार्ड्स इकट्ठा करते हैं, तो उस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हैं जिसे इकट्ठा किया जा सकता है बच्चे और बड़ों के द्वारा। आपको कुछ आइडिया है तो बताइए। तो देखिए, टिकटों की तरह बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे पुराने सिक्के, तरह तरह के शंख या सीपे, है ना, सोने या चांदी की कीमती गहने, कुछ विशेष पेड़ या पौधों की पत्तियाँ, दूसरे देशों के रुपए के नोट इत्यादि। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे लोग इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जूतों का शौक़ रखते हैं, बहुत सारे लोग घड़ियों का, वॉच का शौक़ रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग शौक़ होते हैं और वो उन्हें कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अगला प्रश्न है, टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है। तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। देखिए, राजप्पा के पास भी टिकट्स थे और नागराजन के पास भी टिकट था, लेकिन दोनों के इकट्ठा करने के तरीके में कुछ फ़र्क था। तो हर इंसान के कलेक्शन करने के तौर तरीके में कुछ न कुछ फ़र्क होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को इकट्ठा करने के शौकीन हो तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे, ये भी बताना है आपको। राजप्पा, देखिए तो आंसर है, राजप्पा ने टिकट एल्बम में इकट्ठा करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया था, जैसे मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करने के लिए करती है। जैसे कि उसने एक देश के टिकट देकर दूसरे देश का टिकट लिया, सुबह से शाम तक दौड़ धूप करने के बाद टिकट इकट्ठा किया। परंतु नागराजन का क्या है, टिकट एल्बम उसके मामा ने उसे गिफ्ट में भिजवा दिया था, है ना, पुरस्कार के रूप में। तो नागराजन को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन राजप्पा को मेहनत करनी पड़ी। और अगर आपको किसी चीज़ को इकट्ठा करने का शौक़ है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको अपनी मेहनत से उस चीज़ को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में आप अपनी मेहनत लगाते हो उस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाती है। और फ्री में मिले हुए चीज़ों में हमारा शुरू में इंटरेस्ट रहता है, शुरू में हम रुचि रखते हैं, लेकिन बाद जैसे जैसे समय बीतता है हमें उस चीज़ में रुचि हमारी जो है वो ख़त्म होने लगती है। अगला प्रश्न है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोच कर लिखो। देखिए, किसी भी चीज़ को वर्गीकरण करने के लिए, यानी कि क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे बेसिस होते हैं। जैसे अगर एक क्लास में बच्चों को क्लासीफाई करना है तो
क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे मतलब क्लास के हिसाब से, साथ ही साथ हाइट के हिसाब से कर सकते हैं, एज के हिसाब से कर सकते हैं ना। उसी तरीके से टिकटॉक को किस किस तरीके से आप वर्गीकृत कर सकते हो। तो देखिए, अगर वर्गीकरण के आधार पर ध्यान दें तो निम्नलिखित आधार पर टिकटॉक का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि देश के आधार पर, है ना, ऑस्ट्रेलिया का टिकट, नेपाल का टिकट, पाकिस्तान का टिकट, बांग्लादेश का टिकट, भूटान का टिकट, सबका अलग अलग देश के आधार पे कर सकते हैं। ऐसे ही रंगों के आधार पे ब्लैक कलर का टिकट, वाइट कलर का टिकट, येलो कलर का टिकट, ऐसे ही छोटे तथा बड़े आकार के आधार पर और मूल्य के आधार पर, यानी कि जो पैसा है उसके आधार पर 5 रुपये का टिकट, 10 रुपये का टिकट, 15 का, 200 का, 500 का, ऐसे इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है टिकटॉक का। चौथा क्वेश्चन है, कई लोग चीज़ें इकट्ठा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से बातचीत करो। देखिए, बहुत आपने सुना होगा कि इस बंदे ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के रिकॉर्ड लोग बनाते हैं। एक बार में एक हाथ से कितने बॉटल तोड़ सकता है, एक बार में कौन कितना तरबूजा खा सकता है, एक बार में कौन कितना पानी पी सकता है। तो अलग अलग अद्भुत रिकॉर्ड्स बनाते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। ऐसा करने के पीछे क्या मोटिवेशन होती है, वो क्या सोच के ये करते हैं? वो ये सोच के करते हैं कि ऐसा करने से उन्हें क्या होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, वो पॉपुलर होंगे, फेमस हो जाएंगे और पूरा वर्ल्ड जो है वो उन्हें जानने लगेगा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। तो देखिए, खोसना का मतलब होता है जब, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप शर्ट पहनते हो तो उसे टक इन करते हो, तो टक इन करने को कहते हैं खोसना। तो खोसना से क्या वाक्य बनेगा? शीला ने अपनी साड़ी का पल्लू खोस लिया। जमघट यानी कि भीड़, क्या होगा? गंगा नदी के तट पर आज जमघट लगा हुआ था। टटोलना यानी कि टच करना, चोरी होने की बात सुनकर सबने अपनी अपनी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया। वैसे ही कुढ़ना, कुढ़ना का क्या हो जाएगा? शोभा की तरक्की को देखकर तुम्हें कुढ़ना नहीं चाहिए। कुढ़ना का मतलब होता है जेलस होना, जलना, है ना। अगुआ का मतलब होता है लीडर, नेता, जो किसी चीज़ को लीड करता है। कप्तान, जैसे टीम का कैप्टन अगुआ कहलाएगा, है ना। तो राम अपनी कक्षा का अगुआ बनकर चल रहा है, यानी कि राम की क्लास पीछे पीछे चल रही है और राम सबको लीड कर रहा है, तो वो अगुआ है। पुचकारना का मतलब होता है प्यार दिखाना। हंसमुख और प्यारे बच्चों को देखकर उन्हें पुचकारने का मन करता है, यानी कि दुलारने का मन करता है, प्यार करने का मन करता है। खलना का मतलब होता है रिग्रेट होना, है ना, या किसी चीज़ को पसंद ना आना। तो खलना का मतलब क्या हो जाएगा? वह अपने काम के कारण सबकी आंखों में खलने लगा है, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब गलत है और वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए वो खल रहा है लोगों की नज़रों में। हेकड़ी, हेकड़ी का मतलब होता है घमंड। ज़्यादा हेकड़ी मत दिखाओ नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन शब्दों से हमने वाक्य बना लिया। अगला प्रश्न है, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्दों का, यानी कि नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है शर्म, तो शर्म का नकारात्मक विशेषण हो जाएगा बेशर्म। टिकट, बगैर टिकट। मशहूर, बदनाम। मान, अपमान। उत्तर, निरुत्तर। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सबको डिस्कस कर लिया है। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ NCERT जोन के इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, वहाँ जाके फॉलो करिए और फेसबुक पेज भी NCERT जोन के नाम से ही है, वहाँ जाके लाइक करिए। साथ ही साथ PDF फाइल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं आप इस चैप्टर की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए NCERT जोन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।